एक आम धारणा है कि अरबपति वो सबसे ज्यादा टैक्स देते होंगे, है ना? और ये सोचना काफी हद तक लॉजिकल भी लगता है। लेकिन आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे जो इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देगी। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स आखिर देता कौन है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। हम सब यही सोचते हैं कि भाई जिसकी कमाई ज्यादा उसका टैक्स भी ज्यादा, सही है ना? पर क्या ये हमेशा सच होता है? ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि जाहिर सी बात है, अरबपति ही देते होंगे। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ये सोचना बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। लेकिन सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे कम टैक्स चुकाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ पूरी तरह से कानूनी है। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हमें पैसों को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को देखना होगा। दो अलग सोच, दो अलग लॉजिक्स। ज्यादातर लोग एक सीधी सादी फाइनेंशियल राह पर चलते हैं। पहले पैसा कमाओ, फिर सरकार को उस पर टैक्स दो और जो कुछ बचा उसे खर्च करो। सिंपल। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। अरबपतियों के दुनिया में इसी प्रोसेस में दो नए कदम जुड़ जाते हैं, निवेश और उधार। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। वो अपनी संपत्ति बेचकर टैक्स देने के बजाय उसी संपत्ति को गिरवी रखकर उधार ले लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं बोरो टू लिव, यानी जीने के लिए उधार लेना। और इसका कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। लोन या उधार को आमदनी नहीं माना जाता और इसलिए उस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए आप जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सुपर रिच लोग इस स्ट्रैटेजी को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उधार लेना सैलरी लेने या संपत्ति बेचने से कहीं ज्यादा स्मार्ट क्यों है? पहली बात, लोन की रकम पर टैक्स 0 है। दूसरी, ब्याज दरें आमतौर पर बहुत कम होती हैं। और सबसे बड़ा फायदा, अपनी वो संपत्ति जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है, उसे बेचना ही नहीं पड़ता। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो वो इन शेयर्स के बदले आसानी से 5 करोड़ का लोन ले सकता है। अब देखिए, आलीशान लाइफस्टाइल के लिए पैसा भी मिल गया और क्योंकि ये कमाई नहीं बल्कि लोन है, तो इस पर टैक्स बिल्कुल 0। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये तरीका लंबे समय में फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे है? मतलब ये काम कैसे करता है? हाँ, लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई लोन तो आखिरकार लोन है ना? उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बोझ क्यों नहीं बन जाता? और इसका जवाब छिपा है इस स्लाइड के सिंपल से गणित में। अगर किसी की संपत्ति साल में 12% की रफ्तार से बढ़ रही है और उसके लोन का ब्याज सिर्फ 6% है, तो असल में वो कर्ज होने के बावजूद हर साल 6% और अमीर हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कर्ज लेने के बावजूद उनकी कुल दौलत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती रहती है। यहाँ कर्ज एक बोझ नहीं बल्कि दौलत बढ़ाने का एक टूल बन जाता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अरबपतियों के लिए है? स्ट्रैटेजी शायद हाँ, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है वो कोई भी अपना सकता है। ये सब बस मानसिकता बदलने का खेल है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। आमतौर पर लोग कर्ज लेते हैं ऐसी चीजें खरीदने के लिए जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे कार, फोन। इन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। जबकि अमीर लोग कर्ज उन एसेट्स के आधार पर लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। तो इस सोच से क्या सीखा जा सकता है? पहला सिद्धांत, आमदनी आते ही उसका कुछ हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाना, जैसे इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट में। दूसरा, ये बहुत जरूरी है, खर्च करने से पहले निवेश करना, बाद में नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव, ये सोचना छोड़ देना कि कमाई कितनी है और इस पर ध्यान देना कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। तो देखिए, ये एक मानसिकता का बदलाव है। जब तक कोई सिर्फ आमदनी पर गुजारा करता है, वो मिडिल क्लास की सोच में है। जिस दिन वो अपनी संपत्ति पर जीना शुरू कर देता है, वो वेल्थ क्लास में आ जाता है। यही इस पूरी पड़ताल का सार है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, वो ज्यादा बचाकर अमीर बनते हैं, अपने पैसे को टैक्स जैसी चीजों से बचाने की कला से। अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम क्या निष्पक्ष है या ये सिर्फ फाइनेंशियल स्मार्टनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है? सोचने वाली बात है।